बेहद खास मेहमान। बिल्कुल, स्मृति ईरानी जी जी हाँ हमारे साथ हैं अब, और अगला सेशन भी उनके साथ बहुत खास होगा, क्योंकि ये वो चेहरा है जो पहले तो घर घर पर आप टीवी पर देखते थे, फिर राजनीति में जो अनुभव है वो काम आया, और एक बार फिर से जो टीवी पर हम वापस इन्हें देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो है जिस तरीके से हो रही है, सवाल काफी अहम होंगे। तो एक बार मंच पर स्वागत कीजिए श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, और इनके साथ ऋषभ गुलाटी जी होंगे। क्या है स्मृति के लाइफ का सीक्वल, ये है हमारे सेशन का नाम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका स्मृति ईरानी जी। और अब हम मंच हवाले करते हैं ऋषभ जी का। बहुत बहुत शुक्रिया उदय। हमारे दर्शकों को इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे बहुत बहुत स्वागत। स्मृति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खुशी होती है आपसे ये बातचीत करने में, मौका जब मिलता है। मेरा पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, कल शाम का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? एक क्रिएटिव पर्सनालिटी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि एक वैचारिक नहीं बल्कि एक काल्पनिक मंच पर जब वो किसी किरदार को निभाता है या निभाती है, तो वो किरदार इतनी अनूठी छाप छोड़ जाता है कि वो सुर्खी बन जाती है। तो अगर भारत के सबसे प्रतिष्ठित एडिटर्स में से एक वर्तमान परिस्थितियों को छोड़ काल्पनिक परिस्थिति के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तुलसी की उपलब्धि है, सास बहू की उपलब्धि। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आज का जो प्रसारण होगा उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, और चूंकि आप और मैं दोनों मीडिया से मुखातिब हैं, तो हम जानते हैं कि अगर प्रसारण से पहले ही उसके अंश यहाँ प्रदर्शित किए जाएं तो लोग ट्यून इन नहीं करते हैं। सो प्लीज तो जवाब अगर चाहिए तो रात 10:30 बजे कार्यक्रम जरूर देखिए। स्मृति जी, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप क्या करियर रहा है मॉडल का, एक्टर, 14 साल एमपी रही हैं आप, केंद्रीय मंत्री रही हैं। व्हाई अ कम बैक टू टीवी? व्हाई नॉट टेक अ ब्रेक? व्हाट इज लेफ्ट टू प्रूव? व्हाई नॉट? व्हाई टेक अ ब्रेक? It is very difficult for people to be presented with opportunities. It is very foolhardy when you as an individual bypass opportunities and say that you want to rest. I believe somebody like me who's had a professional journey of over 30 years, of which 25 years has been in public office or in a public arena like media, somebody like me will only rest when I'm dead. I will go from one opportunity to another because it's very rare for opportunities in two fields to present themselves. I will also go from one opportunity to another because I have tasted success in both fields, which again is an anomaly. People rarely make it in one field. When you are presented with an opportunity and when you actualize it, that is where you can hone your craft or your skill. That is when you prepare yourself to learn more, to understand more. So I will never be dissuaded from experiencing more in both fields. I will serve either through my creative persona or through my political persona. And I consider myself very lucky to be continuously be presented with opportunities. स्मृति जी, जो नई पीढ़ी है, जेन जी, अब जेन अल्फा की पैदाइश हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जो आपने पहले भी बोल चुकी हैं आपके, देखिए फ्रॉम बिफोर वेडिंग, ड्यूरिंग वेडिंग, ऑन द डे ऑफ वेडिंग, इमीडिएटली आफ्टर वेडिंग, टू सो मेनी नाउ डेकेड्स लेटर, काम से क्या सुकून मिलता है? ये वर्क लाइफ बैलेंस की क्या एडवाइस दें हम और लोगों को? देखिए, जिन पे जुनून सवार होता है शिखर पर पहुंचने का, वो बैलेंस नहीं तलाशते, वो अम्बिशन की पूर्ति को तलाशते हैं। जो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाए, उन्हें कई बार कुछ नहीं मिलता। तो मेरा ध्यान केंद्रित था एक शिखर पर, जो मीडिया हो या पॉलिटिक्स हो। उस शिखर की प्राप्ति के लिए आपकी यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो संघर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान अपने उस 24 घंटे को अलग अलग पैमाने पर ना तोल सकता है, ना बांट सकता है। आपका सर्वस्व अगर उस गोल को, उस एम्बिशन को अचीव करने में लगता है, तभी आप वो लेगेसी स्थापित कर पाते हैं। तो मैंने अपना जीवन कभी भी छंदों में नहीं जिया है, पूर्ति के लिए और पूरक होकर जिया है।
2024 की आज कैंपेन जेनजी, सॉरी मैं आपको हस्तक्षेप कर रही हूँ, आप जेनजी की बात कर रहे हैं। वही नई जनरेशन चाइना जैसे देश के साथ compete करने की कोशिश कर रही है। वही नई जनरेशन आपको विश्व में नई टेक्नोलॉजीज जो उभर रही हैं उसके बारे में चर्चा करती है। वो टेक्नोलॉजीज या उभर कर आना उन लेगेसीज का या उभर कर आना आपके कंपटीशन का तभी संभव हुआ है जब वो भी एक जुनून के रथ पर सवार हुए हैं। तो when you are competing with the best in the world, when you are trying to create a legacy, time or other aspects of your personalities cannot become a deterrent. मैम, पॉलिटिकल दौर भी अभी जारी है आपका। यू आर बीजेपी के नेशनल काउंसिल मेंबर हैं आप सुल्तानपुर से। पॉलिटिकल कमबैक का क्या प्लान है? But I didn't leave to come back. आप ये कह सकते हैं अगर मैंने कोई चीज़ त्याग दी हो, टेलीविज़न में मेरा कमबैक आपका कहना मुनासिब होगा, क्योंकि मैंने जब अपनी राजनीतिक यात्रा संगठन से नहीं बल्कि संसद से शुरू की, तब मैंने बहुत सारा काम एज एन एक्टर त्याग दिया। और जब मैं कैबिनेट मंत्री बनी तो मैंने पूर्णतः उस काम को त्याग दिया, क्योंकि मेरी ये मंशा थी कि जब आप कैबिनेट का हिस्सा हैं तब आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप किसी और वोकेशन को अपना समय दे सकें। तो ये कहना मुनासिब होगा कि 10 साल बाद के अंतराल या 15 साल बाद के अंतराल में मैं टेलीविज़न में या आज OTT में दिखाई दे रही हूँ। लेकिन मैं साल 2003 से सतत मेरे संगठन में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से विविध रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से जुड़ी रही हूँ। तो मेरा पॉलिटिकल कमबैक नहीं हुआ 25 में, मेरा टेलीविज़न या OTT कमबैक ज़रूर हुआ है। The struggle, the service, victory, then defeat, the entire emotional trials and tribulations of politics. क्या सबक सीखा है आपने? I believe that today, if there is an understanding about me, it is that I will never deny a challenge which needs to be met. That when I am presented with a challenge, I will attach myself to it with facts. When I was in Parliament, when I stood up to speak every time, my colleagues within my political organization, my colleagues within the NDA system, and those who sit in opposition knew that I will present facts on the table. If you look at my entire 10 years as cabinet minister, and when I spoke, especially during question hour, everybody I responded to knew that I will have facts on my fingertips. To get that kind of respect, to get that kind of response is very rare, that too at the age that I got it in. I became a cabinet minister at 38, which is considered very young. And the responsibility I received at 38 was that of the HRD ministry, the education minister, the first full cabinet rank female minister, the first full cabinet rank minister for textiles who happened to be a woman, the first Hindu who happens to be the minority minister of India. So I've had very unusual responsibilities given to me. And also the fact that I was deputed to Amethi, a constituency I was deputed to when Sonia Gandhi was the UPA chairperson and Samajwadi Party was in government in Uttar Pradesh. So to be sent to one of the toughest constituencies in the country meant that my leadership had that confidence in me that we will depute her or ye uff tak nahi karegi, she will say yes, this is the responsibility given, hence it shall be fulfilled. And then to work towards defeating the national president of the Congress party, which has never happened in the political history of our country. So when I look back, Sinhavalokan ek shabd hai, when I look back, what do I see? That no matter what the challenge, I became the solution. No matter what the gap, I could fill it and not widen it. As an administrator, when I look back, what do I take solace in? That when my country was confronted with COVID, we did not have an indigenous PPE suit manufacturing facility in our country. That the Prime Minister of India at that time was confronted with so many challenges, and one of them was provided for in terms of solutions by me as Textiles Minister. The fact that you can contribute and create the education policy of your country
when none was written for 30 years in our country. And when you made the policy, you reached out to every village education council, every district, every serving member of parliament, everyone who had served in the constituency of education in your entire country, and create a very robust policy. When I look at the national ranking framework that today youngsters pick the universities or colleges they want to go to on the basis of that framework, that was designed by me. The fact that the largest nutrition tracker in the world, which has 100 million beneficiaries, was made by me as minister. And my greatest joy was, in this last Civil Service Day, the Prime Minister gave it the highest award for civil servants for innovation and technology. So when I look back, what do I find? That I could innovate and I could serve my country through that innovation. So there is a motivation in the satisfaction. स्मृति जी, हाल ही में 2 दिन पहले ही भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट आए हैं. ये हमारे दर्शकों को बताइए कि बीजेपी के भविष्य के लिए, बीजेपी की सोच के लिए, प्रधानमंत्री की प्लानिंग और सोच के लिए और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के क्या बता रहा है? What is the appointment telling us? My greatest joy is to see Nitin Naveen ji now positioned as the new working president of the Bharatiya Janata Party. I had the privilege of working with him for the past 17 years. I have seen his journey transition from Yuva Morcha to now the National Working President. What it reflects about the Prime Minister of India is this, that the Prime Minister has helped groom this talent for the past 17 years. That Nitin Naveen has gone from one responsibility to another. The journey mustn't have been easy, but the journey was that of discipline and commitment to the organization. What it tells you about the Prime Minister is that he watches what you call the smallest of karyakartas and ensures that opportunities present themselves to even those karyakartas so that they can serve their constituents, their demography, their state or their cohort better. How you serve is under observation. Nitin Naveen's ascent to that chair is not a happenstance. अकस्मात ही उनको उठाकर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया. उनकी पूरी यात्रा में साक्षी रहे प्रधानमंत्री. और मेरे लिए एक कार्यकर्ता के नाते ये सबसे बड़े सम्मान का विषय है कि राष्ट्र के संवैधानिक शिखर पर जो व्यक्ति विद्यमान है, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की पूरी यात्रा में न सिर्फ सहयोग किया, न सिर्फ उनको मौके दिलवाए, बल्कि उसकी समीक्षा कर आज उनको राष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है. It's not only a tectonic generational shift, but he has given the responsibility to one who is not only respectful of those with experience, not only respectful of those who are elders, but is equally receptive of ideas from the young karyakartas. He's a grassroots person who has now been elevated to the highest Sangathan office in my organization. तो ये फिर कैसे नापे हम कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक युवा नेता, ग्रासरूट्स नेता आपने डिफाइन करा, काडर से उठे हैं और अब वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए हैं. दूसरी तरफ एक पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जिसमें हमें बोला जाता है, अभी कांग्रेस हमारे साथ बैठे थे और बोले थे कि हमारे तो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वही लोग हर बारी जीत जाते हैं, सालों साल जीतते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है दोनों पार्टी मुझे में ऐसा सोच लगता में? है कि मुझे ओपिनियन नहीं देना चाहिए कि उनका सिस्टम कितना ब्रोकन है. मेरा दायित्व नहीं है कि ऑपोजिशन का अगर सिस्टम ब्रोकन है तो उस ऑपोजिशन के सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए उस पर मैं टिप्पणी करूं या कोई उस पर मैं अंश प्रदर्शित करूं. क्योंकि ऑपोजिशन अस्त व्यस्त है, अथवा ऑपोजिशन में पॉलिटिकल इनडिसिप्लिन है, अथवा ऑपोजिशन के व्यवहार की वजह से लोगों में एक मायूसी है, ये ऑपोजिशन का विषय है. मेरे संगठन की दृष्टि से मेरे संगठन के लिए सबसे बड़ी सौगात या सबसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेरे प्रधानमंत्री का क्या हो सकता था, वो मैनिफेस्ट करता है नितिन नवीन के एलिवेशन में. कि मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं को ये प्रमाण दिया गया है कि किसी की भी मेहनत जाया नहीं होती, व्यर्थ नहीं होता. कि अगर आप बड़ों के प्रति सम्मान रखते हैं, छोटों से प्रेम रखते हैं, अगर आप मूलभूत बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन की और अपने प्रदेश की सेवा देते हैं, तो आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है.
तो मेरा काम नहीं है मैं कांग्रेस को बताऊं कि आप अपने घर को कैसे ठीक ठाक करें। स्मृति जी, 2024 में जो कांग्रेस पार्टी आके बोली थी कि देखिए बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बट मेजॉरिटी खुद प्राप्त नहीं कर पाए, एनडीए की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा कमबैक अब शुरू हो रहा है, अब देखिए क्या होगा। उसके बाद फिर दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, इतने सारे इलेक्शन गए हैं, हरियाणा हुआ, स्वीप आफ्टर स्वीप हुई है। ये अभी तक क्या चल रहा है? 12 साल हो गए कांग्रेस प्रधानमंत्री को। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हारने पर खुश होती है और बार बार कहती है देखिए देखिए वापस आ रहे हैं। कैसे वापस आ रहे हैं, किस शैली में वापस आ रहे हैं, किस श्रेणी में वापस आ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति है जिसको साल 2013 में ये कहते थे कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस सिमट रही है या बिहार हार चुकी या हरियाणा हार चुकी। वो इस बात को बार बार तवज्जो देते हैं कि वो कैसे हार रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज राष्ट्र में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है वो ये कि ऑपोजिशन पूरी तरह से इम्प्लोड हो चुका है। बट वो तो आप कि कह रहे हैं वोट चोरी। ऑपोजिशन को अगर सम्मानजनक स्थान मिलता भी है तो उस सम्मानजनक स्थान का प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए इस सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अगर टिप्स चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं कि आपका कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए। वोट चोरी कह रहे हैं कि आप तो स्ट्रक्चरली वोटर्स नागरिकों को हटा रहे हो, क्या 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 रिस्पॉन्स है इसका? इलेक्शन कमीशन ने इस पर रिस्पांस दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर आपको उन रेसेस या फिर उन कॉम्पिटिशन्स से कहीं ना कहीं परिचय हुआ है जहां पर जो जीत नहीं सकता वो जीतने वाले की जीत के जश्न को कैसे उसमें खलल डाल सकता है, वो जो लोग काम करते हैं वो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक मैं सवाल साउथ का भी करना चाह रहा हूँ। केरला में 2 दिन पहले नो आई वांट टू कंप्लीट दिस। हाँ जी। When you consistently lose, instead of introspecting, they will attack the constitutional authority that conducts the election. इन्होंने SIR का मुद्दा जोर शोर से बिहार में उठाया और बिहार में इनकी बहुत ही बुरी हार हुई है। बिहार की जनता ने विशेष उस भाग में, भूभाग में, जहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने मुद्दा उठाया, जहां सबसे ज्यादा ये पैदल चले, वहां पर इनको बहुत बुरी तरह से हराया। मुझे लगा एज अ इंडिविजुअल सिटीजन कि इन्हें समझ आ गया होगा कि लोग इनके प्रोपेगेंडा का शिकार होने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बट इट सीम्स द कांग्रेस पार्टी डजंट वांट टू लर्न फ्रॉम इट। आज अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके अपने ही साथियों का रुख देखें तो जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा वो अपने आप में एक प्रतिबिंब है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति उन्हीं के सहयोगी और मित्र दलों का क्या रुख है इस मुद्दे के प्रति। क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़े को समर्थन दे? एक नागरिक के नाते मैं इलेक्शन कमीशन का आभार वंदन करती हूं कि अगर कोई फर्जी वोट है, अगर कोई वोटर मृतक है तो उनको आप वोटिंग लिस्ट से हटाएं विधिवत पूरे साक्ष्य के साथ। क्यों कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि घुसपैठी को वोटर लिस्ट में जगह मिले, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में जगह मिले? और क्यों कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को धूमिल करना चाहेगी? जस्ट इसलिए क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है ट्रांसपेरेंटली चुनाव जीतने की। मैम, आपने पिछले साल बंगाली में फिल्म करी है विक्टर बैनर्जी के साथ। पिछले साल नहीं की। सॉरी, यू डन द मूवी। बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं 3 months में। What are you hoping? 3 बारी। I think I should quote my new working president who says that West Bengal is not a challenge but an opportunity for us to build our not only Sangathan strength but also strength in the legislative assembly. So I'm going with what my new working president has said. We will ensure victory in Bengal just like you saw an overwhelming victory in Bihar. Okay, before we let you go, rapid fire with Smriti Irani. First one, PM Modi again returning in 2029. Absolutely. Will you want to contest in 2029? You have to ask the BJP parliamentary board. Your motto in life? My motto in life, everybody lives either in the past or builds hope for the future. Learn to live for today. Your favorite Dhurandhar scene? Oh, Bapre. Every scene. My biggest compliment to Aditya Dhar for going through the struggles, for bringing to cinema
some realities that people want to shy away from. The tribute that he played to the 26/11 victims is something that I'm very grateful for. To bring some stark realities engulfed in cinematic aspirations is a big compliment to Aditya. Who should get the Oscar first, Smriti Irani or Akshay Khanna? Akshay Khanna, absolutely. Your formula for the Gen Z? They don't need a formula. I think we do the greatest disrespect or disservice to them by thinking that they need to be rescued. They know exactly what they want out of their life. They know exactly what their aspirations are for our country. And they know exactly how they can be inspired to serve the country and society better. Okay, finally, the hot take. Your one prediction for 2026. One prediction for 2026, I think after COVID, nobody is giving you no predictions. Anybody who's foolish enough to predict what will happen tomorrow possibly has not learnt enough from the pandemic that engulfed the entire जिंदगी globe. खुली किताब। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फिर इस इंडिया न्यूज मंच पे जुड़ने के लिए। थोड़ा रोज जोरदार तालियां हो। थैंक यू वेरी मच मैम। स्मृति जी, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मंच पे बने रहें। एक छोटी सी भेंट हमारे तरफ से, उसके लिए मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं ITV नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी को। एक इस खास पुस्तक से हम आपको ये भेंट प्रस्तुत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया अदा आपको अर्पित करते हैं कि आप यहाँ आज आए, हमारे आपने मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया मैम। और बहुत शुक्रिया ऋषभ जी को भी इस मंच के संचालन के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग विद अस।